हम दर्द बना हम सफ़र। मनीष सुबह समय पर उठा नहीं तो सीमा को चिंता हुई। उसने मनीष को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था। अब सीमा घबरा उठी। मनीष को तेज बुखार था। 2 दिन से वह खांस भी रहा था। सीमा ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से मनीष को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। सीमा और मनीष की शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। 2 साल ही हुए थे। पिछले साल तक सास ससुर साथ में रहते थे, मगर कोरोना में सीमा की जेठानी की मौत हो गई तो सास ससुर बड़े बेटे के पास रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। पिछले कुछ समय से टीवी चैनल्स पर दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना से जूझने वालों की हालत देखकर वह वैसे भी परेशान थी। कहीं वेंटिलेटर नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं। मरीजों को अस्पताल में बेड तक नहीं मिल रहा था। ऐसे में अब उनका क्या होगा, यह सोचकर ही वह कांप उठी। जल्दी से उसने माँ को फोन लगाया। माँ, मनीष को सुबह से बहुत तेज बुखार है, क्या करूँ? बेटा, यह समय ही बुरा चल रहा है। राजू भी कोरोना पॉजिटिव है, वरना उसे भेज देती। हम खुद उसकी देखभाल में लगे हुए हैं। तू ऐसा कर, जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर दवाएं शुरू कर। हाँ माँ, वह तो करना ही होगा। मेरी सास की भी तबीयत सही नहीं चल रही है, वरना जेठ जी को ही बुला लेती। घबरा नहीं बेटी, धैर्य से काम ले, यह सब ठीक हो जाएगा। माँ ने समझाने का प्रयास किया। सीमा ने पति का कोरोना टेस्ट करवाया। तब तक फैमिली डॉक्टर से पूछकर दवाएं भी देती रही। इसी बीच मनीष की हालत ज्यादा खराब होने लगी तो वह उसे लेकर अस्पताल भागी। 2-3 अस्पतालों से निराश लौटकर वह तीसरे में मुश्किल से बेड का इंतजाम हो सका। सास ससुर और जेठ भी दूसरे शहर में थे, सो मदद के लिए नहीं आ सके। वैसे भी दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ था। रिश्तेदार चाह कर भी उसकी मदद करने नहीं आ सकते थे। आस पड़ोस वालों ने कोरोना के डर से दरवाजे बंद कर लिए। तब सीमा ने अपने दोस्तों को फोन लगाया। सबने बहाने बना दिए। अकेली सीमा पति की सेवा में लगी हुई थी। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारों और मौत के तांडव के बीच किसी तरह सीमा खुद को बचाते हुए पति के लिए दौड़ भाग करने में लग गई। कभी दवा की पर्ची लेकर भागती तो कभी खाना लेकर, कभी डॉक्टर से गिड़गिड़ाती तो कभी थक हार कर बैठ जाती। उसे कोरोना वार्ड में जाने की इजाजत नहीं थी। बाहर रिसेप्शन में बैठकर ही पति के ठीक होने की कामना करती रहती। उस पर पति की तबीयत अच्छी होने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। उस दिन भी डॉक्टर ने पर्ची की कई दवाएं जोड़कर लिखी। वह दवाएं लेने गई, मगर जो सबसे जरूरी दवा थी वह नहीं मिली। अस्पताल में उसका स्टॉक खत्म हो चुका था। अब वह क्या करेगी? बदहवास सी वह अस्पताल के बेंच पर बैठ गई। बगल में ही एक परेशान सा युवक भी बैठा हुआ था। सीमा ने उसकी तरफ मुखातिब होकर पूछा, आप बता सकते हैं मुझे ये दवा कहाँ मिलेगी? मैं खुद यह दवा ढूंढ रहा हूँ, आसपास तो नहीं मिलेगी। मेरे दोस्त ने बताया है कि उसकी एक शॉप है नोएडा में, उसने कुछ दवाएं स्टॉक करके रखी हैं, सो वह मुझे दे देगा। अभी जाने की ही सोच रहा था। पर्ची लाइए, मैं अपने साथ आपके लिए भी दवा ले आता हूँ। बहुत मेहरबानी होगी। सुबह से इसके लिए परेशान हो रही थी। पसीना पोंछते हुए सीमा ने कृतज्ञ स्वर में कहा, मेहरबानी की कोई बात नहीं है, इंसान ही इंसान के काम आता है। बस इतना शुक्र मनाइए कि दवा वहाँ मिल जाए। कहकर वह चला गया। करीब 2-3 घंटे बाद लौटा तो उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरों के बावजूद खुशी थी। यह लीजिए, बड़ी मुश्किल से मिली मगर मिल गई, यही बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने की है? सीमा का चेहरा भी खुल उठा। अरे नहीं, पैसे की जरूरत नहीं है। आप पहले ये दवा मरीज को खिलाइए। उस दिन के बाद से दोनों में बातचीत होने लगी। वह अपने भाई की देखभाल में लगा था और सीमा पति के लिए दौड़ भाग कर रही थी। दोनों का दर्द एक सा ही था। सीमा जब भी व्यथित होती तो उसके कंधों पर सिर रखकर रो लेती थी। कोई चीज लानी हो तो पीयूष लेकर आता था, सीमा को घर छोड़कर आता। धीरे धीरे तकलीफ के इन दिनों में दो अजनबी एक बंधन में बंधते जा रहे थे।
उसके बीच एक अजीब सा आकर्षण भी था, जो दोनों के इस बंधन को और मजबूत बना रहा था। एक दिन मनीष का ऑक्सीजन लेवल काफी घट गया। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। तब पीयूष ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पूरे दिन कड़ी धूप में और गर्मी में लाइन में लगकर आखिर वह ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर ही लौटा था। उस दिन सीमा ने पूछा था, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना ख्याल रखते हैं, मगर क्यों? मैं तो आपकी कुछ भी नहीं लगती। फिर बताओ ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? पहली बात, हर क्यों का जवाब नहीं होता है, और दूसरी बात, हम दोनों हम सफ़र नहीं हैं तो क्या हुआ? हम दर्द तो है ना। आपके दर्द को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। आपकी तकलीफ देखकर मुझे दुख होता है। एक अनकहा सा मगर मजबूत सा साथ महसूस कर वह गमों के बीच भी मुस्कुरा उठी थी। धीरे धीरे मनीष की तबीयत और भी बिगड़ गई और उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। अस्पताल में वेंटिलेटर्स की भी कमी थी। कई वेंटिलेटर्स खराब हो गए थे। बदहवास से सीमा ने फिर भी उसको फ़ोन लगाया तो पता चला कि उसके भाई को भी कहीं शिफ्ट करने की नौबत आ गई है। आप चिंता ना करो सीमा जी, मैं अपने भाई को जिस अस्पताल में लेकर जा रहा हूँ, आपके पति को भी वहीं लेकर चलता हूँ। वहाँ वेंटिलेटर्स की सुविधा है और डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। पीयूष ने उसे ढांढस बंधाया और फिर जल्दी से इस शिफ्टिंग की सारी व्यवस्था करा दी। शाम में सब निमट गया तो पीयूष का हाथ पकड़कर रुंधे गले से सीमा इतना ही कह सकी, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मैं नहीं होता तो कोई और होता। अच्छे लोगों की मदद के लिए कोई ना कोई होता है, आ ही जाता है। ऐसा नहीं है पीयूष जी, मैंने अपने दोस्तों, पड़ोसियों और परिचितों सबको देख लिया। इस कठिन समय में कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं है। केवल आप हैं, जिसे 4-6 दिन पहले तक मैं जानती भी नहीं थी। आज लगता है कि ऐसे आपके बिना रह ही नहीं सकती हूँ। उसकी बात सुनकर पीयूष ने एक अलग ही नज़र से सीमा की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर चला गया। सीमा के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह सोचने लगी कि पीयूष का साथ इस परेशानी में कितना सुकून दे जाता है। अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों की भाग दौड़ और परेशानियों के बीच भी वह चंद लम्हे वह केवल पीयूष के बारे में ही सोचती रह गई। इसी तरह 2-3 दिन और गुजरे। मनीष की हालत काफ़ी गंभीर थी। फिर एक दिन सुबह-सुबह सीमा को सूचना मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। एक पल में सीमा को ऐसा लगा जैसे वह अधूरी रह गई। उसका सब कुछ छिन गया। पीयूष ने जितना हो उसको धैर्य बंधाया। कोरोना की वजह से वह पति के शव को घर भी नहीं ले जा सकती थी। लॉकडाउन लगा हुआ था। घर वालों का आना भी कठिन था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि पति को अंतिम विदाई कैसे दे। इस वक्त भी पीयूष ही उसके काम आया। मुश्किल की इस घड़ी में सबसे पहले उसने सीमा को शांत कराया और फिर उसके पति को शमशान तक ले जाने का सही से इंतजाम कराया। सीमा के साथ साथ वह शमशान तक गया, फिर सीमा को उसके घर छोड़ने आया। सीमा लगातार रो रही थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। पीयूष समझ रहा था कि उसकी तबीयत खराब है, वह अकेली है, सो अपने खाने पीने को लेकर लापरवाह रहेगी तो और तबीयत खराब हो जाएगी। तब पीयूष ने हाथ पैर धोकर और कपड़े बदलकर उसकी रसोई में प्रवेश किया और सबसे पहले चाय बनाई। सीमा के साथ खुद भी बैठकर उसने चाय पी। फिर सीमा को नहाने भेजकर खुद दाल चावल बनाने लगा। सीमा को खाना खिलाकर उसके लिए सब्जी, फल, दूध आदि का इंतजाम कर और सांत्वना देकर वह वापस लौट गया। 2-3 दिनों बाद जब सीमा थोड़ी सामान्य हुई और पति की मौत के सदमे से उबरी, तो उसे पीयूष की याद आई। पीयूष उसके लिए अपनों से भी बढ़कर बन चुका था, मगर उसे पता नहीं था कि वह कहाँ रहता है, क्या जॉब करता है। बस एक फ़ोन नंबर था। उसने फ़ोन मिलाया तो नंबर बंद आ रहा था। सीमा घबरा उठी। वह पीयूष से संपर्क करना चाहती थी, मगर ऐसा हो न सका। 2-3 घंटे वह लगातार फ़ोन ट्राई करती रही, मगर फ़ोन ही बंद आ रहा था। अब उससे रहा नहीं गया। कुछ सोचकर वह उसी अस्पताल में पहुंची जहां उसके पति पीयूष और उसका भाई एडमिट थे।
वह रिसेप्शन में घूम घूम कर पीयूष को खोजने लगी और उसे खोजती हुई कैंटीन में भी गई। हर तरफ चक्कर लगा लिया मगर पीयूष कहीं नजर नहीं आ रहा था। थक कर वह वापस रिसेप्शन में आकर बैठ गई और सोचने लगी कि अब क्या करें। तभी उसे नर्स नजर आई जिससे सीमा की जान पहचान हो गई थी। सीमा के पति की देखभाल भी वही नर्स करती थी। सीमा उसे अक्सर अम्मा कहकर पुकारा करती थी। नर्स ने पीयूष को भी उसके साथ साथ कई बार देखा था। सीमा दौड़कर नर्स के पास गई और दुखी स्वर में नर्स से कहा, सॉरी बेबी, तुम्हारे पति को हम नहीं बचा सके। जो लिखा था सो वह हो गया। यह बताओ अम्मा, आपको पीयूष याद है जो अक्सर मेरे साथ होता था? उसके भाई का इलाज चल रहा था। हाँ बेबी, उसके भाई की भी मृत्यु हो गई। वह अब खुद भी एडमिट है। उसे भी कोरोना है, जानती हो बेबी? वह तेरे ही पति वाले बेड पर है, बेड नंबर 125। सच अम्मा? आप उसे पहचानती हो ना? हाँ बेबी, पहचानती हूँ। तेरी बहुत हेल्प करता था ना, पर अब उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। अकेला है वह। मैं हूं ना अम्मा। अब उसके लिए किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। मैं उसके अटेंडेंट के रूप में अपना नाम लिखवा देती हूँ। ठीक है बेबी, मैं बताती हूँ तुझे। इसके बाद सीमा पूरे मन से पीयूष की सेवा में लग गई। उसके लिए घर का खाना, फल, दवाएं वगैरह लेकर आना, उसकी हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना, डॉक्टरों से उसकी तबीयत की हर वक्त जानकारी लेते रहना, जैसे काम वह पूरे उत्साह से कर रही थी। इस बीच पीयूष की हालत बिगड़ी और उसे आईसीयू ले जाने की जरूरत पड़ गई। इसके लिए अस्पताल के क्लर्क ने उसके आगे एक फॉर्म बढ़ाया। उसमें मरीज के साथ क्या संबंध है यह लिखकर हस्ताक्षर करना था। सीमा कुछ पलों के लिए सोचती रही, फिर वह क्या लिखे। फिर उसने उस खाली जगह पर पत्नी लिखकर साइन कर दिया। क्लर्क को कागज थमाकर वह खुद ही मुस्कुरा उठी। 2-3 दिन आईसीयू में रहकर पीयूष की हालत में सुधार हुआ और उसे कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। 7-8 दिनों तक लगातार सुधार होने और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इतने दिनों तक सीमा ने भी अपना खाना पीना और नींद भूलकर दिन रात पीयूष की सेवा की थी। डिस्चार्ज वाले दिन वह बहुत खुश थी। उसने सीधा अपने घर के लिए कैब बुक किया और पीयूष को अपने घर ले गई। पीयूष ने टोका तो सीमा ने थोड़े शरारती अंदाज में जवाब दिया, मैंने फॉर्म में एक जगह यह लिखकर साइन किया है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और इसलिए अब मेरा और तुम्हारा घर अलग नहीं है बल्कि एक ही है। मगर सीमा, लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है पीयूष? जब मुझे जरूरत थी तो क्या लोग मेरी मदद के लिए आगे आए थे? नहीं ना। उस वक्त तुमने मेरा साथ दिया था, अब मेरी बारी है। इसमें गलत क्या है? तुम थोड़े ठीक हो जाओ फिर सोचेंगे कि क्या करना है। सीमा ने अपना फैसला सुना दिया। करीब 10 दिन सीमा ने जी भरकर पीयूष का ख्याल रखा। हर तरह से उसकी सेहत पहले की तरह बनाने और खुश रखने का प्रयास करती रही। सीमा एक संयुक्त परिवार में रहती थी। ससुराल में धन संपत्ति की कमी नहीं थी। यह घर भी पति के बाद उसके नाम हो चुका था। पति ने उसके लिए संपत्ति और गहने भी छोड़े थे। बस एक हमसफर की कमी थी जिसे पीयूष पूरा कर सकता था। उस दिन शाम में सीमा ने पीयूष के हाथों को थाम कर कहा, जो बात मैंने अनजाने में उस फॉर्म में लिखा, क्या हम उसे हकीकत का रूप नहीं दे सकते? क्या मैं तुम्हें अपने हमदर्द के साथ साथ एक हमसफर के रूप में भी स्वीकार हूँ? मुझे लगता है सीमा कि अब यह बात कहना फिजूल है। मतलब यह है कि तुम ऑलरेडी मेरी हमदर्द और हमसफर बन चुकी हो। हम हमेशा साथ रहेंगे। तुमसे बढ़कर कोई और मेरा ख्याल नहीं रख सकता। यह कहकर पीयूष ने सीमा को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका।